हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीबीएसई द्वारा जो 10th और 12th के प्रैक्टिकल्स के बारे में जो गाइडलाइंस दी गई है उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमको मालूम है कि सीबीएसई द्वारा प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। तो ये प्रैक्टिकल्स जो हैं वो 2 जनवरी 2023 से शुरू होने हैं और किसी भी हालत में ये 14 फरवरी 2023 तक कंप्लीट हो जाने हैं। और इसके जो मार्क्स हैं वो भी अपलोड करने की तिथि वो भी 2 तारीख से ही है और इसकी अंतिम तिथि जो अपलोड करने की है वो 14 फरवरी 2023। प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा समय से संपन्न करने के लिए हमें कुछ कार्य पूर्व में ही कर लेने हैं। जैसे सभी जितने भी हमारे छात्र छात्राएँ जितने भी पंजीकृत हैं सभी को हमको परीक्षा कार्यक्रम से अवगत कराना है, जिससे कि कोई भी छात्र छात्रा इन परीक्षाओं से वंचित ना रहे। ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई छात्र छात्रा इस परीक्षा में अनुपस्थित रहती है, मान लो आपने पहला बैच जो बनाया उस बैच में वो एब्सेंट रह गई, तो उसकी परीक्षा जो है हमको दोबारा रीशेड्यूल करनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखना कि वो जो रीशेड्यूलिंग हम करेंगे वो 14 फरवरी के से पहले होगा। 14 तारीख के बाद किसी भी छात्र छात्रा को परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी और बोर्ड द्वारा भी इसके लिए कोई विशेष अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई छात्र छात्रा इन परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसे एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। और अगर कोई छात्र विद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि में किसी भी कारण से अनुपस्थित रहता है और वो किसी और दिन इन परीक्षाओं को दे रहा है तो उसे एब्सेंट नहीं दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे रीशेड्यूल। अब इसमें एब्सेंट और रीशेड्यूल में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि अगर वो बच्चा पहली जो बैच में उसका नाम है उसमें वो अनुपस्थित रहता है तो उसको हम दोबारा मौका देंगे, पर मौका केवल 14 तारीख से पहले ही इसको मिलेगा। तो अगर वो 14 तारीख से पहले वो एग्ज़ाम दे देता है तो जहाँ पर वो अनुपस्थित था जिस बैच में, वहाँ पर हम उसको रीशेड्यूल लिखेंगे, ना कि एब्सेंट। एब्सेंट केवल उसी को दिखाया जाएगा जो 14 फरवरी तक भी जिसने परीक्षा नहीं दी है। परीक्षाएं संपन्न कराने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि उसके जो मार्क्स हैं वो हमको सीबीएसई की वेबसाइट में अपलोड भी करने हैं। जो अपलोड का तरीका है, किस प्रकार से मार्क्स अपलोड होंगे, मैं वो इसके बाद वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो मार्क्स हैं उसी दिन किए जाने हैं और जिस दिन भी जो संबंधित कक्षा की जो परीक्षा है, किसी विषय की परीक्षा है, तो जैसे ही उसका एग्ज़ाम अगर ख़त्म होता है उसके बाद उसके मार्क्स जो हैं वो हमको बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड करने होंगे। और ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम 14 फरवरी तक हमने प्रैक्टिकल ले लिए हैं और 14 फरवरी के बाद हम इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे तो हमको उसी दिन जिस दिन परीक्षा हो रही है उसी दिन इसको अपलोड करने हैं, क्योंकि बोर्ड द्वारा साफ निर्देश हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो है इस तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। परीक्षा संपन्न कराने के बाद मार्क्स की अपलोडिंग ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे इंटरनल एग्ज़ामिनर हैं और जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर हैं, दोनों में से जैसे हाई स्कूल में इंटरनल एग्ज़ामिनर होंगे और जो इंटर की परीक्षाएं हैं उसमें जो होंगे आपके अधिकतर विषय में जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर हैं। तो जो ये नंबर हम अपलोड करेंगे तो ये इन्हीं का काम है, इंटरनल एग्ज़ामिनर और एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर का, कि मार्क्स अपलोड किए जाएँ। और मार्क्स अपलोड करते वक्त हमको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर एक बार हमने मार्क्स अपलोड कर दिए और उसको मैं आपको मौका मिलेगा, इसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से मार्क्स अपलोड करने हैं। तो जब आप मार्क्स अपलोड कर देंगे तो उसके बाद जब फाइनल सबमिट करेंगे, अगर वो मार्क्स गलत हुए या कहीं त्रुटि रह गई तो फिर आपको दोबारा इसका मौका नहीं मिलेगा बदलाव करने का। इसलिए सभी से अनुरोध रहेगा कि वो जो मार्क्स जो हैं वो बहुत मेटिकुलसली और बहुत ध्यान से उसको भरें।
मार्क्स अपलोड करने से पहले सभी टीचर्स अपने अपने विषय के अधिकतम अंक देख लें। इस हेतु सीबीएसई द्वारा पहले भी एक दिशा निर्देश जारी किए गए थे और उस दिशा निर्देश पर मेरे द्वारा भी एक वीडियो बनाया गया था, जिसका मैं यहाँ पर आई बटन द्वारा उसको मैं दिखा दूँगा। आप उस आई बटन द्वारा उस वीडियो को भी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की जो एग्ज़ाम है वो परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई एलओसी के आधार पर ही संपन्न कराई जाएगी। अर्थात जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जो छात्रों का जो नाम है, उसकी जो सूची है जो बोर्ड द्वारा जारी की गई है, उसी के अनुसार परीक्षा में सब लोग बैठ सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिए, अगर किसी छात्र का नाम किसी विषय की सूची में ना हो, जैसे उसने वो सब विषय ले रखा है, सब्जेक्ट ले रखा है और उसका जो एलओसी है उसमें उसका नाम नहीं है, तो ऐसे में विद्यालय को तुरंत सीबीएसई के जो क्षेत्रीय कार्यालय है उससे संपर्क किया जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान हमें कोविड प्रोटोकॉल्स तथा दूसरे संक्रमित रोग जो हैं उनका भी ध्यान रखते हुए जितने भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसका एकदम अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। और इस हेतु कि ज़्यादा भीड़ ना हो और सामाजिक दूरी बनी रहे, इसलिए हम जो 30-30 का जो हमको बैच बनाना है, उस 30 बच्चों के बैच को हम 15-15 के 2 समूह में बांट सकते हैं, जिसमें एक 15 जो बच्चे का जो समूह है उसको हमने लैब कार्य में लगा दिया और जो दूसरा समूह है उसको हम लिखित कार्य, जो पेन पेंसिल वाला कार्य जो उसको दे सकते हैं कि जो लिखित कार्य कर सकता है। और इस प्रकार जो है भीड़ भी एक जगह भीड़ भी नहीं होगी और सामाजिक दूरी भी सुनिश्चित की जा सकती है। तो अतः हमारा जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसका भी पालन होता रहेगा। ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षा फेयर हो और इसमें अनुचित साधन का प्रयोग ना किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी जो है अच्छे मार्क्स पाने के लिए परीक्षक से किसी भी रूप में संपर्क करता है, तो ऐसे संपर्क अगर ऐसा लगता है कि ये संपर्क जो है अवांछित है और अवांछित लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, तो इसको जो है अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। और ऐसे में जो परीक्षक होते हैं उनको इसकी सूचना पूरे तथ्यों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय को देनी चाहिए, जिससे कि उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा सके। अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि जो प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट या आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा या जिस प्रकार से परीक्षा कराई जानी चाहिए उस प्रकार से नहीं कराई जा रही, तो बोर्ड के पास ऐसी स्थिति में वो प्रयोगात्मक परीक्षा या प्रोजेक्ट परीक्षा को रद्द करने का पूरा अधिकार होता है और बोर्ड ऐसी परीक्षा को रद्द भी कर सकता है। प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में जितने भी लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं सभी को उनका पारिश्रमिक आईपीएस द्वारा इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस हेतु सभी परीक्षकों का लेखा जोखा विद्यालय में जिसमें परीक्षा हो रही है उसमें सभी परीक्षकों का लेखा जोखा, जैसे परीक्षा की तारीख नोट करनी पड़ेगी, हर समूह में हर बैच में कितने विद्यार्थी हैं और किस तिथि को उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो तिथिवार आपको कि जैसे किसी तारीख को 30 बच्चे थे, किसी तारीख को 20 बच्चे थे, इस प्रकार से तिथिवार संख्या बच्चों की और बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों की परीक्षक संख्या जो उनकी ओसिस आईडी होती है तथा सभी परीक्षकों की बैंक खातों का संपूर्ण विवरण। तो जितने परीक्षक हैं उनको आईपीएस से पेमेंट जब दिया जाएगा तो उसके लिए उनकी अकाउंट डिटेल्स चाहिए होगी, जैसे बैंक खाता, और उनका सबसे मेन चीज़ यहाँ पर है जो नाम उनका बैंक में हो वही वही नाम यहाँ पर भी दर्शाया जाना चाहिए। अगर ज़रा भी डिफरेंट होगा तो फिर आईपीएस से पेमेंट आने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए पूरा विवरण आप उसमें एक उनका लेके रखेंगे, जिससे कि जिस समय भी आईपीएस भरें उस समय आपको दिक्कत ना आए। अंकों की गोपनीयता। विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट
आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में दिए गए अंक की गोपनीयता भी उतनी ही है जितने कि बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की। इसलिए किसी भी परिस्थितियों में इनको किसी भी छात्र या व्यक्ति के संज्ञान में नहीं लाना चाहिए, अतः इसकी गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अर्थात जैसे जो बोर्ड परीक्षाओं के मार्क्स हैं वो बहुत गोपनीय होते हैं, उसी प्रकार जो प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट परीक्षा जो हम ले रहे हैं, जो मूल्यांकन परीक्षा हम ले रहे हैं, उसके भी मार्क्स जो हैं उतने ही गोपनीय रहने चाहिए जितने कि बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंक रहते हैं। कक्षा 10 की प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु निर्देश। कक्षा 10 हेतु बाह्य परीक्षक की नियुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब है कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं होगा और जितनी भी परीक्षा होंगी, जिस विषय की भी होंगी, सब कक्षा 10 में केवल इंटरनल एग्जामिनेशन या आंतरिक परीक्षक ही करवाएगा। और कक्षा 10 में इन परीक्षाओं हेतु कोई भी उत्तर पुस्तिका बोर्ड द्वारा नहीं दी जाएगी और उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था विद्यालय को ही अपने स्तर से करनी होगी। प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा करने के बाद कक्षा 10 की जो उत्तर पुस्तिकाओं को क्षेत्रीय कार्यालय भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाना है। अतः कक्षा 10 में जो है जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें जो भी उत्तर पुस्तिकाएं लगेंगी उनको विद्यालय स्तर पर ही सुरक्षित रखना होगा। कक्षा 12 में प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट असेसमेंट हेतु निर्देश। कक्षा 12 में बोर्ड द्वारा प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट असेसमेंट हेतु बाह्य परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। स्कूल स्तर पर प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु स्कूल को बाह्य निरीक्षक करने का अधिकार नहीं है। अर्थात कभी ऐसा होता है कि कोई परीक्षक बाह्य परीक्षक उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह स्कूल को कोई अधिकार नहीं है कि वो बाह्य परीक्षक या बाह्य निरीक्षक जो है वो नियुक्त कर सके। केवल बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षक ही इन परीक्षाओं को संपादित करेगा। कभी ऐसा होता है कि कोई एब्सेंट हो गया एक्सटर्नल एग्जामिनेशन या बाह्य निरीक्षक, तो उसके लिए हमको तुरंत क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा और किसी नए एग्जामिनर की नियुक्ति करवानी पड़ेगी। बोर्ड इन परीक्षाओं के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी कर सकता है। तो अतः ऑब्जर्वर की सूची प्राप्त करने के लिए हमें क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति। सभी प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु एक बाह्य निरीक्षक एवं एक आंतरिक निरीक्षक होगा। आंतरिक निरीक्षक की नियुक्ति विद्यालय स्तर पर होगी और आंतरिक परीक्षक को संबंधित विषय में उचित अनुभव और दक्ष होना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी करेंगे, जिसमें आंतरिक परीक्षक की संपूर्ण जानकारी, उसके कर्तव्य और दायित्वों का वर्णन भी हो। अगला पॉइंट है बाह्य निरीक्षक द्वारा प्रयोगशाला एवं उपकरणों का निरीक्षण। विद्यालय के प्रधानाचार्य का दायित्व है कि वे प्रयोगशाला एवं उसके उपकरणों को प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु समय से तैयार कर लें और बाह्य निरीक्षक का भी दायित्व है कि प्रयोगात्मक परीक्षा से एक दिन पूर्व प्रयोगशाला की जांच कर ले और सुनिश्चित कर ले कि प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु सभी उपकरण एवं अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। कोई भी कमी पाए जाने पर प्रधानाचार्य महोदय से संपर्क कर उस कमी को प्रयोगात्मक परीक्षा से पहले दूर कर ले। तो इसलिए जो बाह्य निरीक्षक का दायित्व है कि वो एक दिन पहले ये सुनिश्चित कर ले कि जो परीक्षा होने वाली है उसकी सभी तैयारी कर ली गई है। बैच का निर्माण एवं समूह का आकार। हर विषय में 30 छात्रों का एक बैच बना लें, फिर उसी बैच के अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा पूरी करना सुनिश्चित करें। बैच का निर्माण बाह्य निरीक्षक एवं ऑब्जर्वर निश्चित होने के बाद ही किया जाएगा। अर्थात जब तक बाह्य निरीक्षक और ऑब्जर्वर की लिस्ट आपके पास नहीं आती है और वो नियुक्त नहीं होते हैं तो तब तक आप इन बैचों का निर्माण नहीं कर सकते। बैच निर्माण हेतु बाह्य निरीक्षक की जानकारी अपलोड करना आवश्यक है। अभी हम जब आगे दूसरा वीडियो देखेंगे
तो उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से बैच का निर्माण करना है। तो बैच के निर्माण करते वक्त आपको बाह्य निरीक्षक की सारी जानकारी उसमें अपलोड करनी पड़ती है। प्रयोगात्मक सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए बैच को 15-15 के 2 समूह में विभाजित कर लें और 15 छात्र छात्राओं से लैब कार्य और शेष 15 छात्र छात्राओं से लिखित कार्य करा लें। अब जैसा कि हमने भी कोविड प्रोटोकॉल के बारे में जब स्लाइड में पढ़ा था, तो उसमें भी यही था कि 15-15 के बैच अगर हम बना लेंगे, सॉरी एक बैच में 30 होते हैं, तो 15-15 के अगर 2 समूह बना लेंगे तो दोनों समूह, एक समूह को हम लिखित कार्य दे देंगे और दूसरे समूह को लैब कार्य दे देंगे। फिर जब लैब कार्य संपन्न हो जाएगा तो उन 15 बच्चों को फिर लिखित कार्य दे देंगे और जो शेष 15 बच्चे जो लिखित कार्य कर रहे थे वो लैब कार्य करेंगे। तो इस प्रकार जो है एक तो भीड़ नहीं होगी और दूसरा जो है परीक्षा संपन्न कराने में हमको आसानी रहेगी। सभी 30 विद्यार्थियों के अंक एक साथ ही अपलोड किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 15 के पहले अपलोड करो। तो आपको जो 30 बच्चे जो एक बैच में है उनके अंक एक साथ ही अपलोड करने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम बैच क्रिएट करेंगे और बैच क्रिएट करने के बाद किस प्रकार से हम एक्सटर्नल एग्जामिनर की जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे, प्लस मार्क्स कैसे अपलोड करेंगे और मार्क्स अपलोड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस किस की है। फिर मार्क्स अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिशन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ जो मार्क्स अपलोड करने के बाद जो हमारे पास हार्ड कॉपी आएगी उस कॉपी का हमें क्या करना है, ये सभी जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी।